हेलो गाइस, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। हम किस बेसिस पे, किस एविडेंस पे ये कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। तो कुछ एविडेंस हैं जैसे कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो एविडेंस है, इन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ है अर्थ पे। नाउ इन सब एविडेंसेस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला एविडेंस है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। नाउ फॉसिल्स क्या होते हैं? तो जो फॉसिल्स हैं आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। जो लाइफ फॉर्म्स पहले रहे होंगे उनके जो हार्ड पार्ट के रिमेन्स हैं, जो हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसे कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट्स हुए होंगे, तो वैसे ही जो फॉसिल्स हैं उनसे हमें पता चलता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसलिए हम इनको रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स के? फर्स्ट, टू स्टडी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे कि हम फॉसिल्स की स्टडी करके हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हम फॉसिल्स की स्टडी करके ह्यूमंस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया फॉसिल्स का। सेकंड, टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कनेक्टिंग लिंक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे कि जो आर्कियोप्टेरिक्स थे वो कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों करैक्टरिस्टिक थी, रेप्टाइल्स की भी एंड बर्ड्स की भी। तो इसलिए हम इसे मानते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो फॉसिल्स की स्टडी करके हम कनेक्टिंग लिंक की स्टडी कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म। थर्ड, टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। नाउ हमें कैसे पता चला कि डायनासोर जो हैं वो कभी अर्थ पर रहे होंगे? क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी करके हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। To study about geological period by analyzing fossils in different sedimentary rocks layer. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time period. Fossils को एनालाइज करके हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे हमारी अर्थ पे। एंड कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी थी जो एक हमें पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम पे देखने को मिलते हैं एंड बाद में देखने को नहीं मिलते। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे फॉसिल्स के।
नाउ सेकेंड एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एनाटॉमी की एंड मॉर्फोलॉजी की अलग अलग एनिमल्स में, तो हमें पता चलता है कि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं एंड इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स से। नाउ होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। Homologous organs are the organs having fundamentally similar structure and origin but different function। तो homologous organs वो organs होते हैं जिनमें structure and origin उनका सेम होता है मगर इनका फंक्शन अलग होता है, एंड इस फिनोमिना को हम कहते हैं होमोलॉजी। जैसे कि ह्यूमन हैंड, वेल्स फ्लिपर्स, बैट विंग्स एंड चीता फूट। जब हम इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि चाहे वो मैन का हैंड हो, चीता के फुट हो, वेल के फ्लिपर्स हो या बैट के विंग्स हो, इनमें हमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस देखने को मिलते हैं। तो जिससे हमें पता चला कि इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर है मगर इनका फंक्शन, वही जो हाथ है उसका फंक्शन अलग है, जो चीता में फुट है उनका फंक्शन अलग है, वेल्स में फ्लिपर इनका फंक्शन अलग है, ये स्विमिंग में हेल्प करती है, बैट में जो विंग्स हैं वो उड़ने में मदद करते हैं, जो आदमी में हाथ होते हैं वो किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं, चीता के जो फुट हैं वो दौड़ने में मदद करते हैं। तो इनका फंक्शन तो अलग है मगर इनमें स्ट्रक्चर हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया होमोलॉजी का। होमोलॉजी हमें वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स में एंड ब्रेन्स में भी देखने को मिलती है। नाउ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट ये एग्जाम्पल हैं होमोलॉजी के। चाहे हम थॉर्न्स की बात करें या टेंड्रिल्स की बात करें, ये दोनों ही एक्सिलरी वर्ड के मॉडिफिकेशन हैं मगर दोनों का जो फंक्शन है वो अलग है। तो इसलिए इनका ओरिजिन सेम है मगर फंक्शन अलग है। द ओरिजिन ऑफ homologous organ is due to divergent evolution. Divergent evolution is the evolution by which related species become less similar to survive and adapt in different environmental condition. तो जो homologous organs हैं वो एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। मतलब जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में हुई है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से क्या होता है, जो रिलेटेड स्पीसीज़ थी, जो मतलब कुछ टाइम पहले थोड़ी सिमिलर स्पीसीज़ थी, वो टाइम के साथ लेस सिमिलर हो जाती हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको सर्वाइव करना है एंड अडेप्ट करना है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। होमोलॉजी इंडिकेट करती हैं कॉमन एंसेस्ट्री को, मतलब कि एक टाइम पे हम सबके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे होंगे एंड धीरे धीरे जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में हुआ है। नाउ एनालॉगस ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनमें फंक्शन तो सिमिलर होता है मगर इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा या फिर उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा। एंड इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनालॉजी। नाउ इसके एग्जांपल, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड। जो विंग्स ऑफ बर्ड हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, जबकि जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट हैं वो बनते हैं थिन फ्लैप ऑफ काइटिन से। तो दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो स्ट्रक्चर
है वो तो अलग है, मगर दोनों का फंक्शन सेम है कि वो उड़ने में मदद करते हैं, वो फ्लाइंग में मदद करते हैं। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी एग्जाम्पल हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के। देखो आइज का फंक्शन तो सेम है, मगर जो ऑक्टोपस में रेटिना है वो बनी होती है स्किन से, एंड मैमल्स में जो रेटिना है वो बनी होती है एम्ब्रियोनिक ब्रेन से। तो इनका ओरिजिन अलग है मगर फंक्शन सेम है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी हमारे एग्जाम्पल हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के। देन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। नाउ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो को अगर हम देखें तो दोनों ही स्टोरेज के काम आते हैं एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के काम में आते हैं, मतलब फंक्शन इनका सेम है। मगर जो स्वीट पोटैटो है वो मॉडिफाइड रूट है एंड जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो इनका फंक्शन सेम है मगर ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रा, दोनों ही रेस्पिरेशन में काम करते हैं, मगर जो ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से, एंड जो लंग्स हैं वर्टिब्रेट के वो डेवलप होते हैं एंडोडर्म से। तो ट्रैकिया का इंसेक्ट बना है एक्टोडर्म से एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रे बने हैं एंडोडर्म से। तो इनका ओरिजिन अलग है मगर इनका फंक्शन जो है वो सेम है। Origin of analogous organs is due to convergent evolution. Convergent evolution is the evolution by which unrelated species become more similar to survive and adapt in similar environmental condition. तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो हमारे एग्जाम्पल हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। मतलब जो इवोल्यूशन है एक पॉइंट पर आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसमें क्या होता है, जो अनरिलेटेड स्पीसीज थी वो सिमिलर हमें दिखाई देती हैं। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करना है, अडेप्ट करना है अपने आप को। नाउ बायोकेमिकल एविडेंस। ऑर्गेनिज्म शो similarities in proteins, genes, other biomolecules and metabolism. Now, जब आपने क्लास 11th में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, सब में हमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी आ गई मेटाबॉलिज्म में। एंड जब आपने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा होगा तब हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक कोडोन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। मतलब अगर जेनेटिक कोड यू है तो ये कोड करेगा फिनाइल एनानाइन को, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो यहाँ पे कुछ हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। इट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। नाउ इन सिमिलैरिटीज से हमें पता चलता है कि हम सबके जो एंसेस्टर थे वो किसी टाइम पे कॉमन रहे होंगे, एंड वहाँ से फिर अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो इवोल्यूशन हुआ है। नाउ फोर्थ, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हम ऑर्गेनिज्म के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं एंड उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं। नाउ एक प्रोसेस होता है अडैप्टिव रेडिएशन, जिसकी मदद से जो है वो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? इवोल्यूशन बाय अडैप्शन इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम एन एंसेस्टर
इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि एक कॉमन एंसेस्टर था एंड वहाँ से अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं उनका जो है वो इवोल्यूशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम था जहाँ से अलग अलग स्पीसीज़ जो है वो बन रही हैं। इट इज़ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी एक एग्जांपल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में क्या है इवोल्यूशन हो रहा है। इसके एग्जांपल हैं डार्विन फिंच इन गैलापागोस आइलैंड। तो एडेप्टिव रेडिएशन के एक एग्जांपल आ गया हमारे पास डार्विन फिंच। यहाँ पे क्या था, एक कॉमन एंसेस्टर था जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जो है इवोल्यूशन हुआ। तो डार्विन ने देखा था कि जो इनकी बीक है, जो इनकी चोंच है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग फूड मटेरियल को खाते हैं। तो डार्विन इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इन सबके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे होंगे एंड वहाँ से जो अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट खा रहे थे उनकी जो बीक थी वो अलग थी, जो ऑर्गेनिज्म सीड खा रहे थे, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म नहीं, जो फिंचेस सीड खा रहे थे उनकी जो चोंच थी वो अलग थी। अडेप्टिव रेडिएशन का एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो यहाँ पे माना जाता है कि एक कॉमन एंसेस्टर इनके रहे होंगे, देन जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जो है इवोल्यूशन हुआ एंड डिफरेंट टाइप्स के जो हैं मार्सुपियल्स बने। प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक एग्जांपल है हमारे अडेप्टिव रेडिएशन के। तो इनके कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे एंड देन अलग अलग डायरेक्शन में जो है इवोल्यूशन हुआ अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एंड हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। When more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it result in convergent evolution। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में एक से अधिक अडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो इसकी वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है एंड इसके एग्जांपल हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल्स। देखो, अगर हम ऑस्ट्रेलियन प्लासेंटल मैमल्स की बात करें तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन को, एंड हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करेंगे तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन को। मगर अगर हम मोल को, प्लासेंटल मैमल जो है ऑस्ट्रेलिया में जो मोल है उसको हम कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाले मोल से, जो कि है मार्सुपियल मोल, तो इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट हुआ, मतलब सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग सिमिलर हमें स्ट्रक्चर, इनका बिहेवियर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये जो एनिमल्स हैं ये एक दूसरे के साथ में क्या है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। नाउ अगला हमारे पास एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। ही ऑब्जर्व दैट ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैव अ कॉमन फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। तो इन्होंने देखा कि जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि एब्सेंट हैं एडल्ट में। जैसे कि ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज इंक्लूडिंग ह्यूमंस डेवलप वेस्टिजियल गिल स्लिट्स just behind the head, but it is functional only in fish and not found in other adult vertebrate। तो जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोस हैं, चाहे वो कोई से भी वर्टिब्रे हो, उनमें हमें गिल स्लिट देखने को मिल रहा है, मगर ये गिल स्लिट जो है वो फंक्शनल होता है सिर्फ फिश में एंड दूसरे एडल्ट में जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। नाउ अर्नस्ट हैकेल ने
एक इंटरप्रिटेशन दी थी। इन्होंने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस है ऑर्गेनिज्म की, वो रिपीट करते हैं अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। एंड इस इंटरप्रिटेशन को कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियो है वो एडल्ट स्टेज में नहीं जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के। तो इस इंटरप्रिटेशन को ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, इसको रिजेक्ट किया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने। नाउ हमारा लास्ट एविडेंस है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection is the process in which organism with better, favorable and heritable variation are survived and reproduce। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो जो ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में सही तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे एंड ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। सम एविडेंस आर गिवन बिलो। एंड जिनका जो सर्वाइवल रेट है एंड जो रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, उनको नेचर सिलेक्ट करेगा एंड वो आगे जो है वो सर्वाइव करेंगे बढ़िया से। इसके कुछ एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, एंड दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स एक्सेट्रा। नाउ देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करोगे वीड को किल करने के लिए, तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम पे ऐसे वीड्स डेवलप हो गए हैं जो कि इस हर्बिसाइड को रिएक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब वहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई है। ओके, एंड ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब ये जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की एग्जाम्पल हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नाउ यहाँ पे जो आपने हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे थे, ये हमने तो यूज़ करे थे ना, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुए थे। एंड यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो वैरायटी सिलेक्ट हो गई नेचर में जो कि उस हर्बिसाइड को रिएक्ट नहीं कर रही थी, है ना। अगर वो रिएक्ट कर जाती तो वो मर जाती, मगर ऐसी वैरायटी सिलेक्ट हो गई नेचर में जो कि उस हर्बिसाइड को रेजिस्ट कर पा रही थी। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो गया है उस वीड का। नाउ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि टाइम पीरियड था 1850s का, देयर वर मोर वाइट विंग मॉथ। ये जो हैं ये वाइट विंग हमें मॉथ दिखाई दे रहे हैं, एंड इसका साइंटिफिक नेम है विस्टॉन वेटुलेरिया ऑन ट्रीज देन डार्क विंग और मेलानाइज्ड मॉथ विस्टर्न कार्बोनेरिया। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमें ट्रीज पे जो वाइट विंग्स मॉथ थे वो ज़्यादा देखने को मिलते थे एज कंपैरिजन टू डार्क विंग मॉथ। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s की बात हो रही है यहाँ पे, मोर डार्क विंग मॉथ एंड लेस वाइट विंग मॉथ वर डेवलप। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, हमें ज़्यादा डार्क विंग मॉथ दिखाई दे रहे हैं एज कंपैरिजन टू लाइट विंग मॉथ। नाउ ऐसा हुआ क्यों? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वॉज वाइट लाइकन कवर द ट्रीज। इन दैट बैकग्राउंड वाइट विंग मॉथ्स सर्वाइव बट डार्क विंग मॉथ्स वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर। नाउ ऐसा हो क्यों रहा था? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ट्री की ट्रंक थी उस पे
वाइट लाइकन थे, तो जो बैकग्राउंड था वो वाइट था, एंड यहाँ पे जो वाइट विंग मॉथ थे वो इजीली जो है कैमोफ्लॉज कर सकते थे बैकग्राउंड के साथ में। तो जब प्रीडेटर अगर आता तो उसको आसानी से जो डार्क विंग मॉथ हैं वो देखने को मिल जाते, तो जो प्रीडेटर है वो इनका शिकार इजीली कर लेता, है ना। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो लाइकन्स थे उनकी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो लाइकन्स हैं वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो जब ट्री के ट्रंक पे वाइट लाइकन नहीं थे तो ट्री की ट्रंक हो गई डार्क, तो यहाँ पे जो डार्क विंग मॉथ थे वो इजीली कैमोफ्लेज कर सकते थे अपने एनवायरनमेंट में, जबकि जो वाइट विंग मॉथ थे उनको जो प्रीडेटर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता था एंड उनका शिकार कर सकता था। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है वो वाइट विंग मॉथ इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, एंड जो डार्क विंग मॉथ हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हुई, क्योंकि ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हमने कुछ एविडेंस देखे इवोल्यूशन के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।